हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12 अकाउंटेंसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, और हम पहुंच चुके हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों के लिए 1 मार्क क्वेश्चंस के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप लोगों को सॉल्व करके दिखाए थे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 6 मार्क्स में अभी तक प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर में से पूछे गए हैं। तो बच्चों, जैसा कि मेरा कमिटमेंट है इस बार की आपकी तैयारी रहेगी हमारी जिम्मेदारी। तो डिटेल लेक्चर्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने अलग से भी सॉल्व करके दिखा दिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज भी बच्चों आज जो है हमारी लगभग इसकी कंप्लीट होने वाली है। और उसके बाद बच्चों फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड एक लाइव सेशन, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस साल का अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है। एंड हार्डली 1 और 2 डेज में आप अपने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करके 12 मार्क्स यहां पे जो है गेन कर सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क में। लेकिन फिलहाल बच्चों, अगर हम लोग आज की बात करें तो हमारे पास आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और बच्चों 6 मार्क्स में अभी तक किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो 2022 टर्म 2 में पूछा गया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप तो क्वेश्चन रीड करिए और जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे बना लेते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए हैं बच्चे मैंने यहाँ पर, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो वो जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चलाएंगे बच्चों, उसके अंदर उन क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया जाएगा। तो यहां देख सकते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जय लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल के दिखाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बच्चों यहां पर हम लोगों को सॉल्व करके दिखाना है। पूरा क्वेश्चन एक बार फटाफट देख लेते हैं अपन लोग, उसके बाद बच्चों इसको अपन लोग कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहां पर सर आगे आपसे बोला जा रहा है कि हमारे पास शेयर कैपिटल है 30 लाख से 50 लाख का हो गया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, अदर करेंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं। सबके सामने नोट नंबर लगे हुए हैं। तो इनमें से किसी भी वेरिएबल की अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो मैं यहां से नहीं उठाऊंगा, मैं कहां से उठाऊंगा, नोट नंबर से। आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद एसेट साइड में हमारे पास टैंजिबल एसेट्स हैं, इंटैंजिबल एसेट्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स हैं। और रही बात नोट नंबर की, तो यहाँ पे वो सारी की सारी नोट नंबर की हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है कि नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल है 30 लाख से 50 लाख का हो गया है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में बच्चों हमारा सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है 6 लाख से 10 लाख का हो गया है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिबेंचर्स 4 लाख से 8 लाख रुपीस के हो गए हैं। अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास 1 लाख से 3 लाख रुपीस का हो चुका है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स है प्रीवियस ईयर का 1 लाख, करंट ईयर का 1,50,000। आपको पता है इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। लैंड जो है वो इंक्रीज हो रही है 40 लाख से 60 लाख की। और हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स में बच्चों पेटेंट्स हैं। और लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 4 लाख के जो 10% डिबेंचर्स इशू किए गए वो इशू किए गए हैं 31 मार्च 2022 को। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको अब अपन चलते हैं सॉल्व करने। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि मैं वर्किंग नोट बनाना पसंद करता हूं। तो वर्किंग नोट्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स जो है, क्योंकि जो एडजस्टमेंट हो ना उसके हिसाब से मेरे यहाँ पर आप लोगों को पता है कि वर्किंग नोट तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही सिंगल एडजस्टमेंट गिवन है डिबेंचर्स के रिगार्डिंग, और उन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। तो बस मैं सिर्फ और सिर्फ वो इंटरेस्ट ही यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको मैंने बताया है कि डेट पे ध्यान दिया करो कि डिबेंचर्स जो इशू हैं या फिर जो रिडीम हुए हैं उसकी डेट कौन सी गिवन है। अगर ओपनिंग डेट गिवन होती है तो कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का क्लोजिंग डेट पे। अगर क्लोजिंग डेट गिवन होती है तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है बच्चों ओपनिंग डेट पे। तो हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितने का है। तो ओपनिंग बैलेंस बच्चों हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ का है। तो आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 4 लाख रुपीज़ पे होगा 10% के हिसाब से। तो यहाँ पर आप लोग 4 लाख का जो है वो 10% कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये निकल कर आएगा सर 40,000। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग जो है वो है हमारा 40,000। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करके दिखाना है। फॉर्मेट कंप्लीट कर लीजिए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट।
चलिए अब सबसे पहले बच्चों जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर सॉल्व करना है ना, तो ऑपरेटिंग का पूरा जो फॉर्मेट है वो आप लोग याद कर लीजिए। इन्वेस्टिंग मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझाया किस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके अलावा फाइनेंसिंग भी मैंने आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली समझाया, इवन मैंने ऑपरेटिंग भी आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली समझाया, लेकिन कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग का फॉर्मेट जो है वो हमको याद रहना चाहिए। तो ऑपरेटिंग के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूंगा तो सर सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, और याद रहे बच्चों कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही कैलकुलेट करके दिखानी है। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में अब मैं जाऊंगा, कहां जाऊंगा आप लोग बताइए। सर आप जाएंगे सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो 6 लाख से इंक्रीज होकर कितने का हो गया, 10 लाख रुपीस का। तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एज अ सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, इसको सिर्फ देखिए मत, इसको आप लोग मेरे साथ सॉल्व करते चलिए। जो बीच बीच में इनसाइट्स हैं वो इनसाइट्स भी मैं आप लोगों को देखते चलूंगा, तो आपको आसानी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो 6 लाख से बढ़ के कितने का हो गया, 10 लाख रुपीस का। तो यहां पर हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4 लाख रुपीस। एकदम क्लियर। अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलते हैं आगे। सर इसके बाद आता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या फिर ट्रांसफर टू रिजर्व। तो आप यहाँ पे देखो बच्चों, कहीं पर भी आपको ट्रांसफर टू रिजर्व दिख रहा है क्या, आप देख सकते हैं कहीं पर भी आपको ट्रांसफर टू रिजर्व इसके अंदर नहीं दिख रहा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लगा हुआ है, नोट नंबर 2। हम जाते हैं बच्चों नोट नंबर 2 में, तो हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की ही इन्फॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद यहाँ पर क्या ऐड किया जाता है सर, रिजर्व के बाद ऐड किया जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब इतना तो बच्चों प्रैक्टिस कर करके आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा जो होता है वो करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्स है, और इसका कोई भी एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर गिवन नहीं है। तो अगर हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो फिर प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, करंट ईयर का जो वैल्यू होता है वो बन जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट हमें गिवन होता है बच्चों वो बन जाता है टैक्स पेड। तो यहां से मैं प्रोविजन फॉर टैक्स में कितना उठाऊंगा, 1,50,000। तो हम यहां ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना सर 1,50,000। बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद आता है आप लोगों का इंटरिम डिविडेंड पेड और फाइनल डिविडेंड पेड। और इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड बच्चों हमेशा एडजस्टमेंट्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होता है, जो कि हमको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। इसके बाद आते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो भी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। मतलब आप लोगों का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आ चुका है, तो मैं यहां लिख दूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। अभी काम करिए बच्चों, इन दोनों को उठा के ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5,50,000। इसके बाद बच्चों सबसे पहले क्या ऐड किया जाता है सर, सबसे पहले ऐड किया जाता है डेप्रिसिएशन। उसके लिए अपन चल के देखते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन हम कहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ बच्चों, आप देख सकते हैं लैंड की जो वैल्यू है पहले के कंपेरिजन में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको आपको लेना होता है परचेज ऑफ लैंड। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे पेटेंट्स की, तो पेटेंट्स में भी किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, पहले भी 4 लाख के थे, अभी भी 4 लाख के ही है। और चलते हैं यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो यहाँ से भी डेप्रिसिएशन की कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पा रही है। और फाइनली मैं एसेट वाले पार्ट पे आ जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि भैया इसके अंदर तो लैंड रखा था, 40 लाख से कितने का हो गया, 60 लाख का, और इंटेंजिबल एसेट्स की कोई वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है। इसका मतलब ना तो यहाँ पर कोई डेप्रिसिएशन है और ना ही यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ हो रहा है। तो ना तो बच्चों डेप्रिसिएशन, ना ही कोई इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में पहले क्या ऐड किया जाता है, डेप्रिसिएशन है नहीं। उसके बाद क्या ऐड किया जाता है, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी नहीं है। उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, तो ये है बच्चों, अभी मैंने ऊपर आप लोगों के लिए कैलकुलेट किया था, तो मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बच्चों कितने का गिवन है सर, 40,000 रुपीज़ आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बाद बच्चों हमें चाहिए होता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब आप एक चीज़ मुझे बताइए कि जब आपने कोई एसेट बेचा ही नहीं है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कहाँ से होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट के बाद आता है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद आता है शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, ये सब नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट में होती हैं। उसके बाद बच्चों हमारा शुरू होता है लेस आइटम, और लेस आइटम में बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आता है आपका रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। तो यहाँ पे रेंट रिसीव्ड है, ना ही इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ना ही डिविडेंड रिसीव्ड है। उसके बाद आता है बच्चों प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो भी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। उसके बाद आता है बच्चों डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी नहीं है। मतलब आप लोगों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ चुका है। तो इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा, तो ये बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब एक काम करो बच्चों, उसको उठा के ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5,90,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ चुका है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है सर, इसके बाद आप यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज वाला ट्रीटमेंट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमको लेना होता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो चलिए ढूंढते हैं कौन से करंट एसेट्स हमारे जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। ये बच्चों आप लोगों के सामने ऑलरेडी करंट एसेट्स गिवन है। देखिए इसमें से कोई सा भी करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है क्या? एक तो हमारे पास करंट एसेट के नाम पर इन्वेंट्रीज और कैश के अलावा कुछ गिवन भी नहीं है। तो इन्वेंट्रीज जो है सर वो यहाँ पर डिक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको मैं फिलहाल कंसिडर नहीं करूंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा लेस आइटम में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो भैया आंसर बनाने के काम आता है। इट मींस बच्चों हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज इन करंट एसेट्स में कुछ भी नहीं है। अब मैं किसकी बात करूंगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज की। तो उसके लिए बच्चों मुझे यहाँ पे लायबिलिटीज में जाना पड़ेगा। ये रही हमारी लायबिलिटीज। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में अगर मैं देखूं तो सर ट्रेड पेबल्स जो है वो पहले के कंपैरिजन बच्चों डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज वाला नहीं लेना है, मुझे इंक्रीज चाहिए। इंक्रीज में मेरे पास अदर करंट लायबिलिटीज हैं, नोट नंबर 4 हमसे बोला जा रहा है। तो बच्चों मैं जाऊंगा अब यहाँ पे, कहाँ पे, नोट नंबर 4 में। ये रही अदर करंट लायबिलिटीज। पहले 1 लाख रुपीज़ की हुआ करती थी, अब 3 लाख की हो गई हैं। मतलब पहले के कंपैरिजन में हमारी जो करंट लायबिलिटीज है, अदर करंट लायबिलिटीज, वो इंक्रीज हो रही हैं। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। क्या नाम है इसका सर, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो यहाँ पे लिख दो बच्चों आप लोग आउटस्टैंडिंग रेंट। 1 लाख से बढ़कर कितने का हो गया, 3 लाख रुपीज़ का। तो 2 लाख रुपीज़ जो है यहाँ पर आपका डिफरेंस निकल कर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट का। 1 लाख से 3 लाख, इतना क्लियर। और देख लेते हैं हमारे पास सर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है अदर करेंट लायबिलिटीज़ के बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर हमेशा प्रोविज़न फॉर टैक्स ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बच्चों यहाँ पे अब और कुछ भी नहीं है। तो अब मैं इसका क्या करूँगा, जस्ट ऑपोजिट कर लूँगा और लेस आइटम पे आ जाएंगे हम लोग। अब लेस आइटम में हमारे पास आता है सर इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। चलिए अब इंक्रीज इन करंट एसेट्स की बात करूं तो जहां हम लोग रीड कर रहे थे तो हमें पता था कि सर हमारी जो इन्वेंट्रीज है ये पहले के कंपैरिजन में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसको हमको यहाँ पे कंसिडर करना होगा। 40,000 से बढ़कर ये 7 लाख की हो गई है। तो कितना हो गया बच्चों, तो पहले यहाँ लिखो इन्वेंटरीज 40,000 से बढ़कर 7 लाख रुपीज़ की हो गई। तो 6,60,000 जो है बच्चों, 6,60,000 से आपकी इन्वेंट्री जो है बढ़ रही है। और ये बढ़ती तो इन्हें लेस करना होता है। तो लेस करने के लिए बच्चों मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है। और आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब मैं वापस से जाऊँगा, ढूंढूंगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में मेरे पास क्या है। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास बच्चों ट्रेड पेबल्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ट्रेड पेबल्स। कितने के ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं सर, ट्रेड पेबल्स हमारे 3 लाख से 2 लाख के हो गए। मतलब 1 लाख रुपीज़ से हमारा जो यहाँ पे बच्चों ट्रेड पेबल्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। करंट लायबिलिटीज जब भी डिक्रीज होती है हमें लेस करना होता है। तो जो यहाँ पर अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। चलिए अब यहाँ पे प्लस माइनस करके देख लेते हैं कितना निकल कर आ रहा है। तो ये है 5,90,000 और बच्चों ये है हमारा 2 लाख। तो 5,90,000 और 2 लाख ऐड करूँगा तो 7,90,000 जो है वो हमारे लिए यहाँ पर बच्चों अभी तक पॉजिटिव है। 5,90,000 और 2 लाख, तो ये हो जाएगा सर 7,90,000। अब अगर हम लोग यहाँ पर नेगेटिव फिगर्स की बात करें तो ये हो रहा है 7,60,000। तो इसमें से 7,60,000 जो है बच्चों वो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना बचेगा हमारे पास, 30,000 बचेगा। तो बच्चों यहाँ मैं लिख दूंगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में 30,000। और अगर बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद हो, मैं हर बार आपको याद दिलाता रहता हूँ वैसे भी, कि आखिरी स्टेप होता है टैक्स पेड। आखिरी स्टेप हमारा क्या होता है, टैक्स पेड। तो बच्चों यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन जो टैक्स पेड होता है बच्चों वो कौन सी ईयर का होता है सर, वो हमेशा होता है प्रीवियस ईयर का। तो टैक्स पेड बच्चों मैं कितना ले लूँगा यहाँ पर, ₹1 लाख। तो यहाँ पे टैक्स पेड में आ जाएगा आपका 1 लाख। इसको मैं कर दूंगा इसमें से माइनस। और अब मेरे पास जो है वो नेगेटिव 70,000 रुपीज़ बच रहा है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग नहीं सॉरी, फॉर्म ऑपरेटिंग। जो कि हमारा कितना निकल कर आ रहा है सर 70,000
नेगेटिव। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग नहीं पूछा था, फाइनेंसिंग नहीं पूछा था, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग पूछा था। तो बच्चों मैंने आप लोगों को जो है ऑपरेटिंग वो पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है। 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं बच्चों, टर्म 2 का एक और क्वेश्चन है हमारे पास 2022 का। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बच्चों स्टार्ट करते से बताया था कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए, बाकी सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस वो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे इसके, वहाँ पर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो अगले क्वेश्चंस पे अपन लोग आ चुके हैं और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है बैलेंस शीट ऑफ DCX लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2018। चलिए सारे के सारे फिगर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो शेयर कैपिटल यहाँ पे हमको गिवन है 21 लाख रुपीस का, प्रीवियस ईयर में हुआ करता था, करंट ईयर में 30 लाख का हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने जा रहा है बच्चों। मैं आपको बता दूं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में से। रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट नंबर 1 लगा है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कहां से निकालूंगा मैं, नोट्स टू अकाउंट्स में से निकालूंगा। नॉन करंट लायबिलिटीज में मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरविंग से, उसमें भी नोट नंबर 2 लगा है, मैं जाके देख लूंगा उसके अंदर क्या है। करंट लायबिलिटीज में बच्चों हमारे पास यहाँ पे ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, और आपको बहुत अच्छे से पता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स ही निकलेगा। आगे चलते हैं हम लोग एसेट साइड में देखेंगे। हमारे पास फिक्स एसेट्स में बच्चों टैंजिबल एसेट्स हैं, इसके अलावा इंटैंजिबल एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं और कैश इन कैश इक्विवेलेंट है। थोड़ा सा बच्चों टाइपिंग एरर है, बट फिर भी यहाँ पे हम लोगों को जो है वो वैल्यू साफ साफ समझ में आ रही है। अब यहाँ पे असली खेल किसका होगा, नोट्स टू अकाउंट्स का। तो हमने देख लिया कि भाई नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 में रिजर्व्स एंड सरप्लस रखा है हमारे पास। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स नोट नंबर 2 में हमारे पास 8% डिवेंचर्स रखे हुए हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि प्रोविजन फॉर टैक्स ही निकलेगा। टेंजिबल एसेट्स के अंदर मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब की बार गिवन है। और बच्चों ये रहे फाइनली आपके एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में आपसे बोला जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग ₹8 लाख ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था वो था 3,20,000 का, हमने उसको उठा के बेच दिया 6,40,000 का। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जब अकाउंट बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर एसेट का, तो उसके 2 क्वालिफिकेशन होते हैं। पहला कि उसके अंदर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होना चाहिए, वो भी है। दूसरा सेल का एडजस्टमेंट होना चाहिए, वो भी है। इन दोनों में से कोई एक या दोनों एडजस्टमेंट अगर गिवन है तो आपको उस पर्टिकुलर एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। यहां मुझे एक डेट गिवन है और इस डेट की मदद से बच्चों मैं डिबेंचर पे जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। तो आपको पता है कि भाई क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं अपन लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सर हम ना एडजस्टमेंट से ही जो है वो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और यहां पर हम सबसे पहले बनाने वाले हैं वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा डिपेंड करता है भाई एडजस्टमेंट में क्या क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मशीन जो है वो हमें उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ पैरेलली सॉल्व करते चलिए। तो ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट और यहाँ पर आ जाता है अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बच्चों फॉर्मेट की अगर हम लोग बात करें तो कंप्लीट फॉर्मेट आप लोग वहां पर बनाइएगा, कुछ भी अधूरा छोड़कर मत आइएगा। कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती हैं सारी चीज़ें। तो पर्टिकुलर अमाउंट एंड इवन बच्चों यहाँ पे अगर आपने डेबिट क्रेडिट भी नहीं लिखा तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप भी लिख कर आइएगा। ये लीजिए आपका जो फॉर्मेट है वो हो चुका है तैयार। अब बस स्टेप बाय स्टेप हमको इसको सॉल्व करते चलना है। तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होता है, सर आप ना सीधे चले जाइए मशीनरी अकाउंट के अंदर और यहाँ पर बच्चों हम लोग इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को सबसे पहले यहाँ पर अपने वर्किंग नोट में लेकर आएंगे। तो ये रही मशीनरी हमारे पास और हम देख सकते हैं कि 31 मार्च 2017 को ओपनिंग बैलेंस कितने का 25 लाख रुपीज़ का और क्लोजिंग बैलेंस है 33 लाख का। तो बड़े आराम से चलिए और सबसे पहले बच्चों आप लोग ना ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस ही यहाँ पे लिखिएगा। तो आप देख लीजिए कि आपने ओपनिंग बैलेंस कितना देखा था सर 25 लाख, तो यहाँ पे बच्चों मैं मेंशन कर दूंगा 25 लाख। और रही बात क्लोजिंग बैलेंस की बच्चों, तो वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि हो रहा है अप्रॉक्स आपका 33 लाख। तो पहला स्टेप आपका ये रहेगा। उसके बाद अगला स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको यहाँ पे बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो अब यहाँ पर लेके आना है। तो उसके लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। 5 लाख ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 6 लाख। तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस होते हैं ना, ये एसेट्स के जस्ट ऑपोजिट साइड में ओपन होते हैं। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा सर 5 लाख और यहाँ पर बच्चों इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है
वो कितना गिवन है सर 6 लाख। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है कि आप पहले एडजस्टमेंट्स पढ़िए और एडजस्टमेंट्स में देखिए बच्चों हमारे पास जो एडजस्टमेंट गिवन है उनके अकॉर्डिंगली आप वर्किंग नोट बना लीजिए। तो चूंकि यहाँ पे मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनना था तो ओपनिंग क्लोजिंग मैंने मेंशन कर दिया है दोनों अकाउंटों के। अब मैं जाऊँगा बच्चों कहाँ पर एडजस्टमेंट की तरफ और वहाँ से आगे की इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर एक कोई मशीन है जिसकी वैल्यू कितनी है 8 लाख और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 3,20,000 जिसको मैं बेच रहा हूँ 6,40,000 में। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये जो आपका एसेट है ना 8 लाख रुपीज़ का वो इसके अंदर रखा हुआ है, तो मैं इसको बेचूंगा किस तरफ, क्रेडिट साइड में। और ये जो बच्चों डेप्रिसिएशन दिख रहा है आपको 3,20,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो इसके अंदर रखा हुआ है। अब किसी भी एसेट को बेचने से पहले है ना, एसेट कहाँ रखा है यहाँ, डेप्रिसिएशन कहाँ रखा है यहाँ, किसी भी एसेट को बेचने से पहले उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है सर, डेप्रिसिएशन। तो इसमें से डेप्रिसिएशन बाहर निकालूंगा और कहाँ लेके चले जाऊंगा, एसेट अकाउंट के अंदर। तो बच्चों डेप्रिसिएशन बाहर निकालने के लिए डेप्रिसिएशन मुझे लेके कहाँ जाना है, मशीनरी में। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं टू मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन है सर 3,20,000, तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितना 3,20,000। अब बिफोर आप उसको यहाँ लेके जाएँ उसके पहले मतलब बिफोर आप क्या करिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो ये कितना हो रहा है 9 लाख और 320 ये हो जाएगा सर 9,20,000। क्यों कर रहे हो सर आप इसको पहले कंप्लीट, सो डैट बच्चों मुझे इस साल का डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। और यही वो डेप्रिसिएशन है जो कि मुझे कहाँ लेके जाना होता है सर, हम उसको लेके जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब 9,20,000 में से 5 लाख सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों, कितना निकल कर आएगा सर 4,20,000। और बच्चों ये वही डेप्रिसिएशन है जो कि आपको कहाँ लेके जाना होगा, ऑपरेटिंग में। तो यहाँ मैं एक प्लस लगा के छोड़ देता हूँ सो डैट आपको याद रहेगा। तो सर फिर ये वाला डेप्रिसिएशन क्या काम आता है, ये डेप्रिसिएशन बच्चों कैलकुलेशन के काम आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है सर 3,20,000, यहाँ लिख दो बच्चों 3,20,000। अब एक एक करके कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग सो डैट हमको पता चल जाएगा क्या कहानी हो रही है। 8 लाख का एसेट है जिसका अभी तक का डेप्रिसिएशन है 3,20,000। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ 8 लाख का एसेट है जिसका अभी तक का डेप्रिसिएशन है 3,20,000। डिफरेंस निकालो बच्चों, कितना वैल्यू निकल कर आ रहा है उसका 4,80,000 का। अब वो एसेट बचा है और 4,80,000 वाला हम लोग बेच रहे हैं 6,40,000 में। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका 6,40,000। तो 480 वाला आप लोगों ने कितने में बेचा है, 6,40,000 में। बेच दो भाई उठा के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर बाय बैंक, कितना आ जाएगा इसके अंदर सर 6,40,000। तो यहाँ लिख दो बच्चों 6,40,000। अब जो इस पर प्रॉफिट हो रहा है ना वो प्रॉफिट आप यहाँ पे लिख दो। और अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था ये भैया ऑपरेटिंग के अंदर भी जाएगा। चलिए तो 480 वाला आपने बेचा 640 में, डिफरेंस निकालो भाई कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा 1,60,000। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख दूंगा गेन के अंदर कितना 1,60,000। और अब बच्चों लास्ट हमारा जो स्टेप होता है वो होता है बैलेंसिंग करके ये पता लगाना कि अब हमारे पास कितने का एसेट जो है हमने इस साल यहाँ पर परचेज किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना हो रहा है 33 और 6 ये हो गया बच्चों आपका 39 और 3 हो जाएगा 42,20,000। कितना आ रहा है बच्चों टोटल इसका 42,20,000। अभी एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे अपन लोग, हालांकि 42,20,000। चलिए तो एक बार जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। और वर्किंग हमारी जो है लगभग कंप्लीट होने जा रही है। तो यहाँ था सर 3,20,000, उसमें आप ऐड कर दीजिए 6,40,000 और उसमें सर आप ऐड कर दीजिए 33 लाख। तो आप देख सकते हैं टोटल कितना आ रहा है 42,60,000 आ रहा है। सॉरी मैंने यहाँ पे 20,000 लिख दिया है, ये 20,000 नहीं आ रहा है 60,000 आ रहा है। तो यहाँ आप भी 60 कर दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो देखेंगे कितना निकल कर आता है सर 42,60,000 में से आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा कितना। एक तो सर जो आपका मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 25 लाख और सर प्रॉफिट का 1,60,000। तो ये निकल कर आएगा सर 16 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आपका जो परचेज़ है वो आ जाएगा 16 लाख। तो क्या किया है बच्चों मैंने, ये जो आपका क्रेडिट साइड का टोटल था ना उसमें से मैंने इन दोनों टोटल को क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। तो हमें इस साल का बैलेंस मिल गया है। तो हमारी जो वर्किंग है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखें यहाँ पे कौन सी चीज़ और क्या कर सकते हैं अपन लोग। तो सर एक काम करिए, अगले वर्किंग नोट में आप इंटरेस्ट और कैलकुलेट कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो इसके लिए क्या है
सर इसके लिए ना एडजस्टमेंट गिवन था, उस एडजस्टमेंट से देखेंगे। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, डेट मिल गई, ओपनिंग डेट गिवन होता है तो इंटरेस्ट काय पे निकलता है, क्लोजिंग पे। तो ये रहे हमारे 8% डिबेंचर्स, क्लोजिंग वैल्यू कितनी गिवन है 8 लाख। 8 लाख का मुझे कितना निकालना है सर 8%, तो बच्चों यहाँ मैं कैलकुलेट कर लूँगा 8 लाख का 8%, तो सर ये आ जाएगा 64,000। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट इसकी जो वर्किंग है वो बना ली है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी की सारी वर्किंग तैयार हो चुकी है। अब सीधे अपन लोग चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट। डेट डालना बिल्कुल भी ना भूलें, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। बाकी ईयर देख लेते हैं अपन लोग, सर 2018 निकल कर आएगा। चलिए अब सबसे पहले सर यहाँ पे आप लिख दीजिए पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारे पास अमाउंट, और ए पार्ट अब हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, और ए पार्ट होता है सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। करें बच्चों स्टार्ट। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले क्या आता है सर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो चलते हैं बच्चों और निकाल के लाते हैं अब अपन लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के लिए सर हमें जाना होगा सरप्लस में, ये ऑलरेडी हमारे पास ओपन है। अब आप यहाँ देखेंगे कि प्रीवियस ईयर हमारे पास जो बैलेंस था वो 5 लाख रुपीज़ का था, और करंट ईयर में जो बैलेंस है वो 4 लाख का है। मतलब ये नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, ये नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर है। तो यहाँ पर अपने जो 1 लाख रुपीज़ है वो पॉजिटिव की जगह कैसे लिखने पड़ेंगे सर, वो लिखने पड़ेंगे नेगेटिव। इसके बाद बच्चों हम लोग को इसमें ऐड करना होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, लेकिन देख लेते हैं कि भाई ट्रांसफर टू रिजर्व है कि भी नहीं। तो ट्रांसफर टू रिजर्व भी ना रिजर्व एंड सरप्लस नाम के हेड के अंदर ही होता है। तो यहाँ दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसफर टू रिजर्व के बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का फंडा क्या होता है बच्चों, अगर एडजस्टमेंट गिवन होता ना इसका तो मैं इसका अकाउंट प्रिपेयर कर लेता, लेकिन इसका कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। तो यहाँ पर वही वाला लॉजिक लगाएंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था कि जो करंट ईयर का होता है ये हमारे लिए क्या बन जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, और जो प्रीवियस ईयर का होता है बच्चों वो क्या बन जाता है टैक्स पेड। तो करंट ईयर का कितना उठा लूंगा मैं यहाँ से 76,000। तो बच्चों ऐड कर दीजिए आप लोग इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सी ईयर का लेना है हमको सर, करंट ईयर का लेना है, और करंट ईयर का कितना है 76,000। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दीजिए 76,000। अब इसके बाद बच्चों इसमें आता है डिविडेंड जो कि एडजस्टमेंट में गिवन होता है, और क्वेश्चन में हमने कई बार इसको यहाँ पे पलटा के देख लिया है कि कहीं पर भी डिविडेंड नहीं गिवन है, किसी भी तरीके की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स गिवन नहीं है। मतलब हम लोगों का बच्चों यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आ चुका है। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, तो अभी भी 24,000 बच्चों आप लोग नेगेटिव में ही हो। अब इसमें बच्चों हमें ऐड करना पड़ेगा सबसे पहले डेप्रीशिएशन, और मैं आपको बता चुका हूँ कि डेप्रीशिएशन के लिए हमने जो वर्किंग बना के रखी है वहाँ से जो मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट है ना, उससे मुझे पता चलेगा कि इस बार का डेप्रीशिएशन मुझे कितना लेना है। यहाँ देख सकते हैं बच्चों 4,20,000। तो यहाँ पर हमारा जो डेप्रीशिएशन है वो मैं इसमें कितना ऐड करूँगा सर 4,20,000। अब डेप्रीशिएशन के बाद आता है बच्चों इनटैंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। तो उसके लिए मुझे जाके देखना पड़ेगा कि हमारे पास इनटैंजिबल एसेट्स हैं कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं हम लोग साफ साफ कि हमारे पास जो इनटैंजिबल एसेट्स हैं, जरा उसकी वैल्यू बच्चों अच्छे से मैच करिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये जो इनटैंजिबल एसेट्स हैं ना, ये यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, एकदम क्लियर। 7 लाख से बढ़ के कितने के हो गए 8 लाख रुपीस के। तो ये बढ़ रहे हैं बच्चों, कम नहीं हो रहे। अगर ये कम हो रहे होते ना तो मैं इसको क्या लेता, इनटैंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, लेकिन ये कम नहीं हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, जो कि आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। तो मैं अपनी वर्किंग में से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स निकाल लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स लिख दिया बच्चों मैंने। आप वहां पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी लिख सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमारा कितना निकल कर आया था 64,000। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दीजिए 64,000।
इसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन बोरविंग से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बाद आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसिड्स। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमें लॉस नहीं हुआ था, हमें प्रॉफिट हुआ था, तो ऐड करने की जगह मुझे इसको लेस करना होगा, कितना 1,60,000। तो अभी फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे मुझे चाहिए लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स जो कि नहीं है। उसके बाद आता है बच्चों यहाँ पर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी नहीं है। इसके अलावा शेयर इशू एक्सपेंसेस जो अदर एडजस्टमेंट्स होते हैं वो सब नहीं है। सीधे उठा के बच्चों मुझे यहाँ पे अब चले जाना चाहिए कहाँ पर, लेस आइटम में। तो अगर मैं लेस आइटम की बात करूं तो लेस आइटम में सबसे पहले आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसिड्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, कौन सा एसिड बेच रहे हैं अपन लोग, मशीनरी बेच रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख दूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना आ जाएगा बच्चों 1,60,000, और चूंकि ये लेस आइटम है इसलिए मुझे इसको उठा के ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ पर आता है इंटरेस्ट रिसीट, रेंट रिसीट, डिविडेंड रिसीट, वो भी नहीं है। हालांकि एक बार बच्चों देख लिया करो कि यहाँ पर कहीं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है, और अगर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स के सामने परसेंटेज लगा होगा तो फिर इंटरेस्ट रिसीट जो है वो निकल के आ सकता है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ चुका है। चलिए तो यहाँ पे प्लस माइनस कर लेते हैं हम लोग, हमको अभी पता चल जाएगा। तो ये 24,000 में से 64,000 को पहले एडजस्ट कर लीजिए, कितना बचेगा सर, ये बचेगा हमारे पास 40,000। 40 को ऐड कर दीजिए 420 में, 460 हो जाएगा। 460 में से 160 हटा दीजिए तो आपके पास बचेगा सर कितना, 3 लाख। तो ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब इसके बाद बच्चों आपको पता है कि करंट एसेट्स तो करंट लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो उसमें मैं ले लूँगा सबसे पहले डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। चलिए देख लेते हैं बच्चों कौन सा करंट एसेट जो है डिक्रीज हो रहा है। ये रहा हम लोग करंट एसेट्स पे, यहाँ पर इन 3 फिगर से बच्चों आप लोगों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, नहीं लिया जाएगा इसको, यहाँ पे आंसर बनाने के काम आता है, कैश इन कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आता है। इन्वेंट्रीज की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, हमको बढ़ने वाले करंट एसेट्स नहीं चाहिए, कम होने वाले करंट एसेट्स चाहिए। इसके अलावा सर यहाँ पे कैश इन कैश इक्विवेलेंट है वो कम हो रहा है, ये भी भैया आंसर बनाने के काम आएगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज इन करंट एसेट्स है ही नहीं। अब मैं बात करूँगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ की। तो यहाँ पे बच्चों मैं आ चुका हूँ करंट लायबिलिटीज़ में। तो करंट लायबिलिटीज़ में मैं देखूंगा यहाँ पे ट्रेड पेबल्स जो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको कंसिडर कर लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स 1 लाख से इंक्रीज होकर कितने के हो चुके हैं, 1,50,000 के, तो 50,000 लूंगा। अब यहाँ पे गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये बच्चों नहीं लेना है क्योंकि इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स होता है और उसका अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल्स ही लिए जाएंगे यहाँ पर। 1 लाख से कितने के हो गए, 1,50,000 के, तो 50,000 ले लो। अब बच्चों इसी का आप एक काम करिए, लेस आइटम और बना लीजिए। तो उसमें यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो एक चीज़ बच्चों आप यहीं से ऑब्जर्व कर लीजिए कि भाई डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स में सिर्फ और सिर्फ बच्चों इन्वेंट्रीज लूंगा। 4 लाख से बढ़ के कितने की हो चुकी है, 8 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा इन्वेंटरीज, और चूंकि ये नेगेटिव आइटम है बच्चों इसलिए हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। और यहाँ पर आपका आ चुका है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। बेसिकली मुझे ये यहाँ पे नेगेटिव फिगर दिख रहा है क्योंकि अपन देखें बच्चों यहाँ पर 3 लाख और 50,000 350 हो रहा है, और जो 4 लाख से ये नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली 50,000 नेगेटिव यहाँ पर निकल कर आएगा। तो कैश जनरेटेड की जगह मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस। और एक जो हमारा लास्ट स्टेप होता है जो कि जनरली बच्चा भूल जाता है, टैक्स पेड, ये मत भूला करो बच्चों, बिल्कुल आप इसको यहाँ पर चिपका लीजिए अपने मन के अंदर कि भाई लास्ट स्टेप हमारा टैक्स पेड होता है। अब टैक्स पेड की क्या कहानी होती है, तो भाई इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है टैक्स लेते हैं, वो लेते हैं प्रीवियस ईयर का। कितना गिवन है इसके अंदर, 56,000। तो बच्चों यहाँ पर मैं 56,000 का टैक्स पेड है वो भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब मेरा जो है यहाँ पे अल्टीमेटली नेगेटिव 1,06,000 निकल कर आ रहा है। तो ये 1,06,000 जो है उसको हम बोलेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब बच्चों हम लोग चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग और बचा है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट।
चलिए तो पार्ट बी पे आ चुका हूँ मैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब आप लोगों के लिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इधर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे चलेंगे हम अपन किस में, सर हमने इसकी वर्किंग बना के रखी है। तो यहाँ जाऊँगा बच्चों में वर्किंग में, यहाँ पे परचेज और सेल जो है हमारा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो सेल हमारा कितने का है 6,40,000 का, और परचेज कितने का है 1,60,000 का। 640 और 160, तो सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे ले लिया है परचेज ऑफ मशीनरी। 160 का था, एक बार और चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है हमारा। 160, अरे 160 नहीं भाई, 16 लाख से, ये 16 लाख और 640, अभी देखा गड़बड़ हो जाती। तो ये 16 लाख से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, खरीदने से आउटफ्लो होता है। और अब आता हूं बच्चों में सेल ऑफ मशीनरी पे। तो ये अपने पास कितना है 6,40,000, ये पॉजिटिव रहेगा। अब एक काम करते हैं बच्चों और देख लेते हैं एसेट्स में। तो ये नोट नंबर 4 में तो हमारा क्या था, मशीनरी, उसको अपन लोग कंप्लीटली डील कर चुके हैं। इनटेंजिबल एसेट्स देखो बढ़ रहे हैं कितने से, 1 लाख रुपीज से। तो यहां पे लिख दो बच्चों आप लोग परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। खरीद रहे हो ना, तो 1 लाख रुपीज क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव हो जाएगा। अब 16 लाख में से आप लोग बच्चों यहाँ पे 6,40,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 9,60,000। 9,60,000 में से 1 लाख अगर आप लोग माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8,60,000, और वो भी नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब बच्चों हम फाइनली पहुंच चुके हैं इसके लास्ट पार्ट पे, जो कि होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आप लोग अगर मेरा वीडियो बहुत डिटेल में देखते हैं तो आपको पता है कि फाइनेंसिंग के लिए, क्योंकि बच्चों सबसे ज़्यादा ना लोगों को दिक्कत फाइनेंसिंग में ही हो रही है। हमारी जनता जनार्दन जो है, हमारी पब्लिक जो है, हमारे व्यूअर्स जो हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, उन्हें फाइनेंसिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं बता चुका हूँ फाइनेंसिंग लिए देखिए शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और एक्सेप्शनली करेंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन्स, बस यही होती है फाइनेंसिंग और इनसे मिलते जुलते आइटम। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखूंगा, 21 लाख से बढ़ के 30 लाख के हो गए, कोई नोट नंबर नहीं है, सीधे उठा के लिख दो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 9 लाख से इंक्रीज हो रहा है। अब इक्विटी शेयर्स पे हमें देना होता है डिविडेंड, क्वेश्चन के अंदर दूर दूर तक कहीं पर भी डिविडेंड नहीं है। इसके बाद आता हूं बच्चों नॉन करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, 5 लाख से बढ़ के 8 लाख की हो गई, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इसके अंदर डिबेंचर्स थे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। 5 लाख से 8 लाख के हो गए, तो कितने से इंक्रीज हो रहे हैं ये 3 लाख पे। अब तुरंत देख लिया को कि डिबेंचर्स पे क्या दिया जाता है, सर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों इसमें इंटरेस्ट पेड, 8% अपन निकाला था 8 लाख का, याद है ना, 64,000 नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा सर, 12 लाख में से 64 हटा दो, ये हो जाएगा 11,36,000, और ये पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और अब हमें क्या करना होता है सर, अब हमें यहाँ पे फाइनल आंसर निकालना होता है। हमारे जो तीनों फाइनल आंसर्स हैं उनको अपने को प्लस माइनस करना होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, अगर मैं ऑपरेटिंग की बात करूँ तो उसमें 1,06,000 अपन लोग नेगेटिव चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ 1,06,000, मतलब अल्टीमेटली आप लोग यहाँ के बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा, आप उसके नीचे कंटिन्यू करेंगे। चलिए काम करो, कन्फ्यूजन का कोई भैया रोल ही नहीं रखते, उसको हटाओ यार यहाँ से। यहाँ देखो आप लोग, तो हमारा जो है पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई नेट इंक्रीज आ रहा है कि डिक्रीज आ रहा है। मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसके लिए मुझे a प्लस बी प्लस सी करना पड़ेगा। अब उठाओ भैया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रफ में कर रहा हूँ 1,06,000, ये निगेटिव है, a की वैल्यू। बी की वैल्यू अगर हम करेंगे तो ये है 8,60,000, ये भी नेगेटिव ही है। और उसके बाद बच्चों पॉजिटिव के नाम पे मेरे पास फाइनेंसिंग में 11,36,000 पॉजिटिव है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अल्टीमेटली क्या निकल कर आ रहा है हमारे पास।
11,36,000 माइनस 1,06,000 माइनस 8,60,000 1,70,000 हमारे पास यहां पर बच रहा है बच्चों। चलिए अब आता हूं मैं कैश इन कैश इक्विवेलेंट की क्या कहानी है ये देख लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर होना चाहिए, लेकिन एक बार जरा मैं फिर से कैलकुलेशन देख लूँ बच्चों, क्योंकि वहाँ का जो डिफरेंस और इसका जो डिफरेंस है इसमें अंतर निकल कर आ रहा है। वापस से ज़रा कैलकुलेशन देख लूँ मैं। 16 लाख में से माइनस करूँगा 1 लाख, नहीं ये तो दोनों पॉजिटिव है यार, नेगेटिव है सॉरी। तो ये हो गया कितना 17 लाख माइनस 6,40,000 10,60,000 हो रहा है यहाँ पे। देखो थोड़ी सी गलती होगी ना, ये भी आइडिया लग जाता है बच्चों अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये 10,60,000 है। और वो भी निगेटिव, तो अकॉर्डिंगली भैया फिर ये भी चेंज हो जाएगा। 10,60,000 नेगेटिव, और ये चेंज होगा तो फिर ये भी चेंज होगा। चलिए अब देखते हैं बच्चों। तो फाइनली हमने यहाँ पे जो छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी उनको हमने यहाँ पे सुधार लिया है। तो 11,36,000 जो है सर ये है अपने पास पॉजिटिव। इसमें से सर 1,06,000 ऑपरेटिंग का जो है आउटफ्लो वो आप माइनस कर दीजिए, और माइनस कर दीजिए इन्वेस्टिंग का 10,60,000। 30,000 नेगेटिव आ रहा है। तो जो यहाँ पे मैंने इंक्रीज लिख के रखा है, पहली बात तो मुझे उसको अब यहाँ पे डिक्रीज कर देना चाहिए। लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन अब हमारे यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। नेट डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट, और ये निकल कर आ रहा है कितना 30,000 नेगेटिव। अब हम इसमें ऐड करेंगे बच्चों ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इक्विवेलेंट उठा लीजिए। तो उसके लिए ना बच्चों आपको यहाँ पर चलते हैं अपन लोग। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इक्विवेलेंट में यहाँ देखोगे बच्चों 78 और 78, तो 78 दोनों को उठा के क्या कर लीजिए आप लोग ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1,56,000। 78 प्लस 78 ये हो रहा है 1,56,000। तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 1,26,000। ठीक है, तो ये होना चाहिए हमारे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इक्विवेलेंट के बराबर। अभी चेक करते हैं कि 1,26,000 आ रहा है कि नहीं। 89 और 37,000, 89 और 37,000 को आप ऐड कर लीजिए। यस 1,26,000 के बराबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो बच्चों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैं ले पा रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना और पढ़ाना कोई मामूली बात नहीं होती है। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, सॉल्व करने में जरूर 15 मिनट से कम समय लगना चाहिए, लेकिन जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना इसको, तो बहुत सारी इंसाइट्स बतानी होती है, वर्किंग नोट्स, और साथ साथ सॉल्व करते वक्त आपको पूरा समझाना भी पड़ता है। तो कई बार ये 20 मिनट से भी ज़्यादा ले लेता है। तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है आप लोगों के लिए। तो वहाँ पर हम लोग इस तरीके से 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के उनको लेते चलेंगे, और अब अगले वीडियो में भी और आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लेकर आऊंगा। और वैसे देखा जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के इतने सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, तो हम उसमें से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के बच्चों कर लेंगे सॉल्व। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे मैं इसका लेकर आने वाला हूं पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।